ऊपरी क्लासेस में। चलिए, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है संसद। क्या है? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट, संसद। संसद की अगर हम बात करें तो संसद में 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। संसद में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर संसद की बात करें तो भाग 5 में है। किसमें है ये? भाग 5 में दी गई है। अनुच्छेद 79 से 122 तक इसके प्रावधान बताए गए हैं, प्रावधान किए गए। तो 79 से 122 तक, अनुच्छेद 79 79 से 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। इसकी शक्तियां क्या हैं, इसके संसद सदस्य कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या हम विधेयक पास करते हैं, कौन कौन से विधेयक आते हैं, कौन सी समितियां बनती हैं, इसका कौन अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सभापति, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये दोनों को 1954 में इनका नाम चेंज किया था। राज्यसभा कब किया गया था? 1954 में। लोकसभा भी 1954 में किया गया था। लेकिन पहले राज्य परिषद इसका नाम था और इसका नाम था जनता का सदन। क्या है? जनता का सदन और राज्य परिषद, दो नाम थे। क्या थे? जनता का सदन और राज्य परिषद। लेकिन 1954 में इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया? राज्य परिषद का नाम चेंज कर दिया और राज्यसभा कर दिया, और जनता के सदन के नाम के स्थान पर क्या कर दिया? लोकसभा कर दिया। ठीक है, तो इनका नाम चेंज कर दिया। तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों क्या है? संसद के भाग हैं। तो हम इनकी बात करेंगे। अगर हम बात करें तो राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। और ये क्या है? निम्न सदन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? निम्न सदन होता है। ये स्थायी सदन है। ये अस्थायी सदन है। इसका मतलब, स्थायी का मतलब इसका विघटन नहीं होगा, ये खत्म कभी नहीं होता। इसका मतलब ये है इसका विघटन नहीं होता। इसका विघटन हो जाता है, होता है। जैसे ही लोकसभा की अवधि पूरी होगी 5 साल, तो उसका विघटन हो जाएगा, लोकसभा नहीं चुनी जाएगी। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? इसका विघटन नहीं होता। 1/3 सदस्य हर 2 साल पर 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर नए चुने जाते हैं। इसका मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर, जैसे हमारे टोटल 60 सदस्य हैं राज्यसभा में, मान लो टोटल कितने हैं? 60 हैं। तो देखिए, टोटल अगर 60 सदस्य हैं तो क्या होगा? इसमें 20 सदस्य पहली साल रिटायर हो जाएंगे। 20 सदस्य पहले साल रिटायर हो जाएंगे, तो 20 नए आएंगे।
दूसरी साल मतलब पहली साल मतलब 2 साल पर, ठीक है, 2 वर्ष, पहली बार में 2 वर्ष, 20 सदस्य फिर 2 वर्ष पर होंगे और फिर 20 सदस्य जो बचे हैं फिर 2 वर्ष पर होंगे। फिर बाकी के जो चुने गए थे ये वाले कब होंगे रिटायर, 20 यहाँ हो जाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है तो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन लोकसभा का जो सामान्यतः 5 वर्ष पर नई चुनी जाती है, नई चुनी जाती है। और राज्यसभा क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उसके चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में हमारे जो सिंधिया साहब हैं, कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए, आपको पता है, चुने गए हैं। तो उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का। और उसी के साथ में दिग्विजय सिंह साहब भी चुने गए हैं जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के क्या होते हैं, रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका विघटन पूरी तरह से नहीं होता। इसका मतलब स्थायी सदन है, पूरे सदस्य दोबारा नहीं चुने जाते, नए हर 2 वर्ष पर चुने जाते हैं 1/3। इसका मतलब ये है ये स्थायी रूप से बना रहता है। जबकि लोकसभा का क्या है, लोकसभा एक साथ ही खत्म हो जाती है। 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे 19 में हुआ था, मोदी गवर्नमेंट बनी है तो इसमें सभी के सभी जो सांसद हैं वो नए चुने गए। जनता ने सभी के लिए वोट डाला, पूरे भारत में चुनाव हुआ। पूरे भारत में चुनाव हुआ मतलब ये है कि सभी के सभी सांसद क्या है, नए हैं। इसलिए लोकसभा का विघटन होता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा से बात करें तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। आप अपने सांसदों को डायरेक्ट वोट डालते हैं कि नहीं डालते? क्या आपने अभी सिंधिया जी को वोट डाला था क्या राज्यसभा में? नहीं डाला था। आपने क्या किया, केवल और केवल क्या किया था, केवल और केवल विधायक चुने और विधायकों ने क्या किया, उनके लिए वोट डाला। इसका मतलब हमारे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। ए टू बी, अगर हमने जनता ने नेता को डायरेक्ट वोट दिया है, जैसे हमने डायरेक्ट नेता चुना है, इसका मतलब ये चुनाव कैसा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। और हमने विधायक चुने, विधायकों ने क्या चुने, राज्यसभा के सांसद चुने। इसका मतलब हम इनडायरेक्ट पहुंचे हैं ना, पहले विधायकों के पास पहुंचे और विधायकों ने इनको चुना। इसका मतलब ये है कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्या है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो चुनाव 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, जनता पहले नेताओं को चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि किसको चुनते हैं, आगे चुनते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हमारा उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। स्थायी सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1/3 सदस्य इसके हर 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है क्यों, ये अस्थायी सदन है। क्यों, क्योंकि ये 5 वर्ष पर नई लोकसभा चुनी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है। तो हम ये कह सकते हैं। चलिए, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे देखते हैं।
चलिए, इनकी संरचना क्या है, संसद की संरचना। अच्छा, राष्ट्रपति अभिन्न अंग क्यों है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो भी विधेयक पास किया जाएगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसलिए इसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। बिना राष्ट्रपति के, विदाउट राष्ट्रपति ये जो संसद है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अधिनियम नहीं बना पाएगी, कानून नहीं बना पाएगी। अगर कानून नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ काम होगा ही नहीं, कानून लागू नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए राष्ट्रपति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संसद के अंग है। संसद की संरचना, इसके दो सदन हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। एक है क्या, राज्यसभा, दूसरा क्या है, लोकसभा है। तो राज्यसभा जो है, अगर हम इसकी बात करें राज्यसभा की, तो इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हमारी राज्यसभा में हम ये कह सकते हैं कि संविधान ने ये व्यवस्था की है कि हमारी राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या है सदस्यों की वो 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य बनाए जाते हैं। तो 245 सदस्य क्या होते हैं, बनते हैं, सांसद बनते हैं। 245 सदस्यों की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो 245 सदस्यों में अगर हम इससे कहें तो इसमें 230 सदस्य और 20 सदस्य, इसमें देखिए 245 में क्या है, 12 तो मनोनीत हैं, साथ में 4 केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त किए जाते हैं। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में इनमें क्या है, दिल्ली था, 3 दिल्ली से एवं 1 पुदुचेरी से नियुक्त किए जाते थे, चुने जाते थे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में एक और आ गया है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख। इनसे जो सांसद चुने जाएंगे वो 4 चुने जाएंगे। कितने? 4। इसका मतलब ये है केंद्र शासित प्रदेशों से 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 4 और 4 8, राइट। 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब जो बचे हैं 225 वो राज्यों से चुने जाते हैं। सबसे अधिक जो चुने जाते हैं यूपी से। यूपी में जो हैं वो 31 सीटें हैं, और हमारे मध्य प्रदेश की आपको पता ही होगा, यहाँ मध्य प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा के लिए निर्धारित की गई हैं। तो 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों, किनको नामित करते हैं? 12 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। कला, विज्ञान, साहित्य
एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 12 साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 225 कहां से? राज्यों से चुने जाते हैं। इस प्रकार 245 से पूरी की पूरी क्या हो जाती है? हमारी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो गया। लोकसभा की अधिकतम सीटें, अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। कितनी? 545 नहीं, 550। 45 भरी जाती है भाई साहब। ठीक है, अधिकतम कितनी होती है? 550 सीटें हो सकती हैं लोकसभा की। वर्तमान में भरी कितनी जाती हैं? 545 सीटें भरी जाती हैं। कितनी भरी जाती हैं? 545 सीटें भरी जाती हैं। अब इन 545 सीटों में जो भरी जाती हैं, इनमें से 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियंस, या अगर एंग्लो इंडियंस का मतलब ही है कि जिसके माता पिता में से एक अंग्रेज हो और एक भारतीय हो, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? एक अंग्रेज एक भारतीय, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। अच्छा, आप लोग भी क्या है? हाइब्रिड है। सभी जो लोग होते हैं वो लगभग हाइब्रिड रहते हैं। हाइब्रिड क्यों रहते हैं? क्योंकि माता कहीं और की होती है, पिताजी कहीं और के होते हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बच्चा होता है। इसलिए उसमें दोनों गुण आते हैं और वो क्या बन जाती है? हाइब्रिड क्वालिटी बन जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से शादी कर लें तो उसकी यहाँ क्या हो सकता है कि छोटी छोटी हो जाए, बिल्कुल बच्चे की। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। 543 सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं। इनमें, इसको मिटा दो, 543 सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं, जिनमें क्या होता है? 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं, लेकिन इसमें 6 सीटें और जुड़ गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसकी जुड़ जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 19 सीटें हो गई। तो 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं। ये जो है, इसमें 7 सीटें दिल्ली से और एक सीट अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से भरी गई हैं। 7 सीटें दिल्ली से भरी गई हैं और एक सीटें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से भरी गई। इसका मतलब 6 केंद्र शासित और हैं, साथ में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख से 6 सीटें हैं। इस प्रकार 19 सीटें कहां से भरी जाएंगी? केंद्र शासित प्रदेशों से। और इसमें से जो 524 सीटें हैं वो राज्यों से भरी जाती हैं। सबसे अधिक यूपी से 80 सीटें भरी जाती हैं और एमपी में
29 सीटें भरी जाती हैं। एमपी में 29 सीटें लोकसभा की निर्धारित की गई हैं। ठीक है, एमपी में कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 29 सीटें। और यूपी में कितनी हैं? 80 सीटें निर्धारित की गई हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए। नोट कर लिया इसको। चलिए, हो गया। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे, देखो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज करने वाले। जैसे आपसे ये पूछेगा कि अधिकतम जो सीटें हैं वो कितनी हो सकती हैं राज्यसभा में। आप जल्दी जल्दी में क्या लगा देते हैं? 245, है ना। शब्दों पर ध्यान देना। अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम का मतलब है 250। ठीक है, अधिकतम 250 होती हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी भरी जाती हैं? तो 245 भरी जाती हैं। राज्यसभा के लिए कितने कैंडिडेट राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो वो 12 किए जाते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए 2 कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाते हैं। वो कब किए जाते हैं? जब जो हमारी लोकसभा चुनी गई है उसमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है, नामित कर सकता है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व भी कहां पहुंचे? लोकसभा में पहुंचे। अगर हम बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 550 हो सकती हैं, 552 हो सकती हैं। क्या है ये? 52 है। 552 सीटें हो सकती हैं। और कितनी भरी जाती हैं? 545 सीटें भरी जाती हैं। कितनी भरी जाती है? 545 सीटें। ठीक है, 545 में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। दूसरा 543 सीटें राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा भरी जाती हैं, जिनमें 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं, 6 सीटें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से भरी जाएंगी, इनमें 7 सीटें दिल्ली से और 1-1 सीटें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं। 524 सीटें राज्यों से भरी जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक यूपी से 80 और एमपी से 29 सीटें भरी जाएंगी। 19 सीटें ये हो गई ना, 13 और 6 ये 19 हो गई केंद्र शासित प्रदेशों से। कौन कौन से? ये वाले। और जो नए जो केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं 2, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो वो 6। तो कितने हो गए टोटल? 19 हो गए। ठीक है, तो क्या है, गलती से राज्यसभा के चक्कर में 550 हो गया, 552 होती है टोटल सीटें। चलिए आगे देखिए। अगर संसद बन गई है तो संसद का सदस्य भी बनना पड़ेगा कि नहीं? तो संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? हाँ या ना? चलिए, संसद सदस्य बनने के लिए अर्हताएं। संसद सदस्य बनने के लिए अर्हताएं। राज्यसभा, क्या? राज्यसभा। दूसरा लोकसभा। दोनों में ही क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां पर भारत का नागरिक होना चाहिए कि नहीं? भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए।
इसमें क्या है, 25 वर्ष उम्र पूर्ण हो, पच्चीस वर्ष उम्र पूर्ण हो, ठीक है। इसमें क्या है, लाभ के पद पर भी ये नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। जैसे एक छत्तीसगढ़ में एक आईएएस ने, कलेक्टर से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब वो व्यक्ति हार गया। क्यों? क्योंकि उसको लाभ के पद पर था, सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए लाभ का पद माना जाता है। और अगर उस पर रहते हुए आप चुनाव लड़ते हैं तो वो अवैध ही है, इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया तो नौकरी तो गई, और नौकरी के बाद चुनाव भी गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसमें भी क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनका कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनके लिए वोट कौन डालता है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, मत देते हैं। ये जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। किसके द्वारा, ये जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। कौन, लोकसभा के सदस्य, ठीक है। जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, वो सीधे चुने जाते हैं। नोट हो गया, चलिए। अब सदस्य तो बन गए, मान लो सदस्य अगर बन गए तो क्या होगा, ये अपने पद पर रहेंगे कितने साल तक, राज्यसभा में 6 वर्ष तक। तो एक एक लाइन और लिख लीजिए, राज्यसभा की साइड में लिखिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इनका कार्यकाल 5 इयर्स होता है, 5 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, और इनका 5 वर्ष होता है। अच्छा, एक कंडीशन बन सकती है कि कोई व्यक्ति है जो संसद का सदस्य चुना गया है, पहले से विधायक है, और वो क्या चुन गया, सांसद बन गया, तो क्या होगा, उसको एक पद को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा, उसको विधानसभा के पद को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसको चुनना पड़ेगा कि किस सदन का मुझे सदस्य रहना है। अगर वो ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि मुझे किस सदन का रहना है तो राज्यसभा की उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से लड़ा है लोकसभा का चुनाव और दोनों जगह से वो जीत गया है
जैसे मोदी साहब लड़े थे, एक गुजरात से एक वाराणसी से, दोनों जगह से अगर वो जीत जाते हैं, तो मोदी साहब जीत गए थे दोनों जगह से, तो उनको एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, एक सीट चुननी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी दोनों सीटें समाप्त हो जाएंगी, वो सदस्य नहीं रहेंगे, सांसद नहीं रहेंगे। ये अर्हता है, क्या है ये सदस्यता के लिए, क्या है सदस्य जो पद है वो रिक्त होने के लिए कंडीशंस। समझ आया कुछ? अगर किसी भी सदन के 2 सीटों से कोई चुनाव लड़ा है तो दोनों ही सीटें रिक्त हो जाएंगी अगर वो चुनता नहीं है, एक सीट को नहीं छोड़ता मर्जी से। तो अगर दोनों सदनों का एक साथ चुनाव हुआ है मान लो, और दोनों सदनों का एक साथ चुनाव होने के बाद क्या होगा, दोनों के लिए चुन लिया जाता है, तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर वो नहीं छोड़ता है तो राज्यसभा की सीट। अगर विधानसभा का सदस्य है कोई व्यक्ति और वो सांसद बन गया है तो उसको विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज वो सांसद नहीं रहेगा। ठीक है। अगर पहले से ही राज्यसभा का सदस्य है और कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये सभी जो चीजें हैं वो क्या है, पद रिक्त होने के लिए, क्या है, पद रिक्त होने के लिए। चलिए तो इसमें लिख सकते हैं आप 2-3 पॉइंट बना लीजिए। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन के लिए 2 सीटों से चुना जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त मान ली जाएंगी। अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त मान ली जाएंगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त मान ली जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदनों से चुना गया है, दोनों सदनों से चुना गया है, तो उस व्यक्ति को एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त मान ली जाएगी, अन्यथा उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त मान ली जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का पहले से सदस्य है, विधानसभा का पहले से सदस्य है और वह संसद का सदस्य बनता है, तो उसे विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तो उसे विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं हम सदनों के पीठासीन अधिकारी, अर्थात पहले डालिए लोकसभा का अध्यक्ष।
बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा अध्यक्ष। वनडे एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चन ये देखिए। पहला, अध्यक्ष बताइए कौन है? जीवी मावलंकर। पहली महिला अध्यक्ष बताइए कौन? मीरा कुमार। ठीक है, कौन है? मीरा कुमार। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। मुख्य क्या होता है? मुख्य अधिकारी होता है जो लोकसभा को चलाता है, लोकसभा को नियम कानून के द्वारा संविधान के अंतर्गत चलाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको चुना कैसे जाता है? जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है और सभी लोग सदस्य जो हैं वो चुनकर पहुंचते हैं सदन में, उसके बाद में राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को, राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को नई लोकसभा की पहली बैठक में अध्यक्ष या ये कहें अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम, क्या कहते हैं इसको? प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। आप लोगों की सभी क्या है सदस्यता हो गई है, सांसद बन गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। आप में से जो लोग बड़ा होगा उस व्यक्ति को क्या करेंगे? राष्ट्रपति साहब अध्यक्ष बना देंगे। अब जो अध्यक्ष बन गया है अस्थायी अध्यक्ष, ये क्या करेगा? सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। इसके बाद संसद के या फिर लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष चुने जाते हैं। सदस्यों के बीच से ही क्या है? अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। अध्यक्ष बन गए, उसके बाद सदस्यों के बीच से ही उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। सदस्यों के बीच से ही उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। अच्छा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी हमारे वर्तमान में अध्यक्ष पता है आप लोगों को? राजस्थान से सांसद हैं वो। कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। जब अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। अब उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गए हैं तो उसके बाद क्या होता है? ये सभी क्या करते हैं? सभी संसद के जो लोकसभा है उसके नियम कानून को बनाते हैं। कौन? अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं अध्यक्ष के लिए, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बैठा दो उसको। देखिए, अध्यक्ष के कार्य क्या हैं? पहली बात तो है
गणपूर्ति होने पर ही सदन की कार्यवाही शुरू करवाता है। अगर 10% नहीं होते टोटल संख्या के सभी सदस्य सदन में उपस्थित तो गणपूर्ति अधूरी रहेगी और वो सदन की कार्रवाई को रोक देंगे। जैसे मान लो वॉकआउट कर गए, कार्रवाई चल रही है और चिल्लाते चिल्लाते वॉकआउट कर गए, सदन से बाहर चले गए कुछ सदस्य और 10% से भी कम रह गए तो कार्रवाई वहीं की वहीं रोक देंगे। 10% कम से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज, दल बदल कानून में अध्यक्ष फैसला लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस से चुनकर आया था और उसने क्या किया, बीजेपी में पहुंच गया, तो वो क्या कर लिया, उसने दल बदल कर लिया, तो उसकी सदस्यता रहेगी कि नहीं रहेगी इसका फैसला कौन करेगा, अध्यक्ष साहब करेंगे। वैसे तो उसकी जो सदस्यता है खत्म हो ही जाएगी क्योंकि दल बदल कानून के अंतर्गत ऐसा होता है। तीसरी चीज, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला, इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो धन विधेयक के मामले में अध्यक्ष की शक्तियां हैं। अच्छा, धन विधेयक, एक चीज और लिख लीजिए, धन विधेयक इसमें आगे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, किसी और में नहीं लाया जा सकता। मतलब राज्यसभा में धन विधेयक नहीं ला सकते। जैसे कोई विधेयक है, उस पर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में खटपट हो गई है, पारित नहीं कर रहा है, एक सदन ने पारित कर दिया है, दूसरा नहीं कर रहा है, उसको करना ही नहीं है, कह रहा है कि नहीं इसमें हम संशोधन करेंगे, वो कह रहा है संशोधन करेंगे और जो पहला सदन कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, उनमें तनातनी हो गई है, गड़बड़ हो गई, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति साहब इसमें संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक के मामले में तनातनी होने पर संयुक्त बैठक बुला रहे हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हजारों बार आ चुके हैं। सबसे इंपोर्टेंट जो दिख रहा है आपको कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये इसका विशेष अधिकार है। और दूसरा विशेष अधिकार पता है, धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, उसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। साथ ही ये भी है कि ये जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक के मामले में एक बात और है कि धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा, जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, उसके बाद राज्यसभा में भेजते हैं तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर लौटाएगी, चाहे वो पारित करे या ना करे। अगर वो राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है तो वो पारित मान लिया जाएगा।
क्या कर दिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा ये कहती है कि इसमें संशोधन करो तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लोकसभा उसको माने या ना माने। लोकसभा ये भी कह सकती है कि आपके संशोधनों को हम नहीं मान रहे, तो उसका विशेष अधिकार है, तो वो नहीं मानेगी। तो धन विधेयक के मामले में पूरी शक्तियां लगभग लोकसभा के पास होती हैं, राज्यसभा के पास शक्तियां लगभग ना के बराबर होती हैं। वो केवल सजेशंस दे सकते हैं, आप ऐसा कर लो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, राज्यसभा फोर्स नहीं कर सकती धन विधेयक के मामले में। ठीक है, तो धन विधेयक 14 दिन के अंदर पास होके आ जाता है राज्यसभा से, लोकसभा जैसे ही पास कर देगी 14 दिन के अंदर धन विधेयक राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2-3 क्वेश्चन जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, दल बदल का फैसला, साथ में सबसे बड़ा धन विधेयक के मामले में फैसला कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। वनडे एग्जाम्स में जो आते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं कि पहला अध्यक्ष तो कौन है बताओ भाई, मावलंकर। पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। एवं धन विधेयक के मामले में निर्णय कौन लेता है, कौन लेता है, धन विधेयक के मामले में निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोगों ने आज किया, संसद के बारे में थोड़ा सा जाना, आधा जो है कल जानेंगे। जो हमने जाना इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, मनोनीत कितनी की जा सकती हैं राज्यसभा, लोकसभा में। एमपी के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये पूछा जाता है। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा हमारी जो सीटें हैं उनमें एससी और एसटी के लिए क्या है, लोकसभा में निर्धारित की गई है। ठीक है, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए निर्धारित की गई हैं। अगर एमपी की बात करें, एमपी में तो एमपी में एससी के लिए 4 सीटें हैं, एसटी के लिए 6 सीटें हैं। कितनी है, 6 सीटें। पूरे भारत की अगर बात करें तो इसमें 81 हैं, इसमें इतनी है। ठीक है, भारत में कितनी सीटें रिजर्व हैं, एससी के लिए 81 और एसटी के लिए 49 सीटें रिजर्व हैं। तो ये जो चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को अगर हम लोग ये जो सरकार देख रहे हैं, जो आप टीवी देखते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप संसद को आसानी से समझ सकते हैं। आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी जहां रहते हैं, जहां पर बोलते हैं, जिस सदन में, वो लोकसभा होता है। वहां पर एक कुर्सी पर जो बैठे रहते हैं व्यक्ति, वो क्या है, ओम बिरला साहब हैं, क्या है, हमारे अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऊंची कुर्सी होती है ना, वो जो बोलते हैं जस्टिस की तरह बोलते हैं, ऑर्डर होता है ना, वो क्या बोलते हैं, प्लीज शांत रह जाइए, प्लीज बैठ जाइए, ये बोलते रहते हैं ना। हाँ, तो वो अध्यक्ष साहब हैं, क्या है, अध्यक्ष। कई सारे लोग तो उल्टा बोल जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। अच्छा, हमारे जो सदन होते हैं उनमें सब्जी मंडी से गंदा माहौल और ज्यादा होता है, इतनी चिल्ला चौड़ होती है, जबरदस्त मात्रा। लेकिन हमारे सदन बहुत ऊंचे काम करते हैं। हमारे जो सदन है, संसद है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हमारी पॉलिसीज बनती हैं, उसमें हमारे भविष्य निर्धारित होते हैं, हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है। कहां पर, संसद में। अगर आप, या जैसे बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का कोई भी मुद्दा संसद में नहीं उठाया गया है। अगर वो ठीक तरीके से उठा दिया जाए तो उस पर सरकार कदम उठाएगी। और यहाँ तक कि ये समझ लीजिए बेरोजगारी का स्तर 3 साल के अंदर में बहुत आगे
पहुंच चुका है। खैर बाकी की जो चीजें हैं हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।